वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। उससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर और ए हार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसको देखना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो है ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। उससे पहले देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हम किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने एक दोलक देखे होंगे जिसको अपन ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, उसी तरह से मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, आपको इन दो एटम पे ही ध्यान देना है। ठीक है, ये दो एटम एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर से बांध दिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मैंने एक बॉल लटका दी। ठीक है, एक बॉल है, उस बॉल को मैं क्या कर रही हूँ, इधर फेंक रही हूँ, तो बाद में क्या करेगा, उसको छोड़ दूंगी तो वो इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, इधर जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोला जाता है। जो सामने इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब बॉल वहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, वहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, ये कहलाता है ऑसिलेशन। अगर मैं बात करती कि हम निर्वात में बैठे हुए हैं, कहाँ पे निर्वात है, वहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं है, तो अगर मैं निर्वात की बात करूँ तो होगा क्या, जो भी ऑसिलेटर वो ऑसिलेट कर रहा है वो कंटिन्यू ऑसिलेट करता जाएगा। जैसे वो वहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में आएगा। इट्स मीन वो कंटिन्यू ऑसिलेट करता रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इतनी लेंथ वहाँ तक है तो इतनी लेंथ वहाँ तक आएगी। ठीक है, अगर निर्वात की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि इस क्लास की बात करूँगी तो धीरे धीरे वो ऑसिलेट करता करता क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जनरली होता यही है, किसी भी ऑसिलेटर को ऑसिलेट करेंगे तो वो चलेगा, ऑसिलेट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली एक कंडीशन होती है। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर कभी भी रुकेगा नहीं। इट्स मीन वो स्टॉप नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट्स मीन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की अपन बात करते हैं, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, एक प्रकार की आइडियल कंडीशन है, एक आदर्श अवस्था को बताता है। कैसी, आइडियल कंडीशन को बताता है कि ऑसिलेटर होगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो कंटिन्यू क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, धीरे धीरे वो ऑसिलेट करना बंद करके स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ऑसिलेटर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ए हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, हार्मोनिक का मतलब क्या है और ए हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। फिर एक चीज़ आपको और समझनी है इसके अंदर कि कोई भी डायटोमिक्स मॉलिक्यूल है, जैसे कि एक डायटोमिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैं ऑसिलेट कर रही हूँ, ये ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, अगर ये आइडियल कंडीशन है तो ये कंटिन्यू ऑसिलेट होता रहेगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। इट्स मीन आइडियल हार्मोनिक की बात कर रही हूँ। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। इट्स मीन मैं ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रही हूँ, ये स्टॉप हो गया। ठीक है, इसको आपको समझना है मॉलिक्यूल्स के बेस में। जैसे कि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल मान लो HCl है। ठीक है, ये एक HCl है। अब ये क्या करेगा, इसको बीच में से पकड़ा, गुरुत्व केंद्र से ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। हार्मोनिक कंडीशन होगी तो ऑसिलेट कंटिन्यू करेगा। लेकिन हार्मोनिक कंडीशन आइडियली होती हैं, एक्चुअली नहीं होती हैं। इट्स मीन ये ऑसिलेट करके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूँ और स्ट्रेच करूँ, देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या है, इधर आएगा वापस जाएगा, इधर आएगा वापस आएगा, ये वाइब्रेटिंग कहलाती है, कंपन कहलाता है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, इस मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा इसको ऊर्जा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खींच रही हूँ, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये नहीं टूटना चाह रहे, लेकिन मैं इसको खींचूंगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना चाहूँगी, तो क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे ये टूट जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो गया, दो एटम के अंदर टूट जाएगा। उस कंडीशन को भी अपन आज इस ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर पढ़ेंगे। मैंने पहले इसलिए बताया ताकि जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन वहाँ पे कौन सी आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा वापस हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखना पड़ेगा। देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो था, इस तरह से, जैसे कि इसको कई स्प्रिंग से हमने बांधा है, उसके बाद उसको अपन क्या कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं। तो इसकी एनर्जी जो हमने निकाली थी, वो एनर्जी क्या थी, इसकी एनर्जी थी V+1/2 HC ओमेगा, यही थी इसकी एनर्जी। ठीक है, ओमेगा बाहर लिख सकते हैं
ओमेगा बार का मतलब क्या हुआ, वेव नंबर के फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं। तो ये किसकी एनर्जी थी, ये एनर्जी थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। क्लियर। अब हमने इसके आधार पर क्या किए थे, अलग अलग एनर्जी लेवल्स निकाले थे। हमें इनका एनर्जी लेवल जब प्राप्त हुआ था तो इस तरह का एक पैराबोलिक प्राप्त हुआ था। आपको याद होगा तो क्या प्राप्त होता है, पैराबोल प्राप्त होता है, पैराबोलिक एनर्जी कर्व प्राप्त होता है। ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब ये दो जो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, और ये है एनर्जी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसके जो ये एनर्जी गैप्स होते हैं वो इक्वली स्पेस होते हैं। एनर्जी गैप बिल्कुल मतलब फिक्स रहता है, निश्चित मान रहता है। ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, बिल्कुल समान अंतर पर इनको बनाया है। अब इनकी अगर एनर्जी देखें तो सबसे पहले जब मान लो जैसे V = 0, जहाँ V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है तब एनर्जी क्या आएगी, तो आप V की जगह मान क्या लिखते थे, 0, तब मान क्या प्राप्त होता था, 1/2 hc ओमेगा बार। क्लियर। ये उसका मान है प्राप्त जब V = 0 हो। इसी तरह से V = 1 हो तब मान क्या प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे, 1 प्लस आप कितना होता है 3/2, तो मान प्राप्त होगा 3/2 hc ओमेगा बार। सेंटीमीटर इन्वर्स में मान आता है। इसी तरह कंटिन्यू EV = 2 करोगे तो 5/2 hc ओमेगा बार। ये तो थी इनकी एनर्जी। फिर इनका जो एनर्जी स्पेस आपने निकाला, एनर्जी गैप, तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ V0 है और ये V1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। तो हमने सबके बीच का जब डिफरेंस निकाला तो मान क्या आता है, फिक्स मान प्राप्त होता है। एग्जाम्पल वापस लेके देखते हैं, जैसे कि मैं ये ले रही हूँ 0 और 1, इन दोनों के जो एनर्जी लेवल है उनके बीच की एनर्जी का गैप कितना होता है। तो देखो जैसे कि ये कितना है 3/2, डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके, और ये 1/2 hc ओमेगा बार। ठीक है। hc ओमेगा बार को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 3/2, 1/2 सेंटीमीटर इनवर्स कितना आएगा, ये आएगा 2/2 hc ओमेगा बार। ये 2, ये 3 - 1 कितना आया 2/2, तो ये 2/2, और ये कितना आया 1। तो ये एनर्जी गैप जो है वो कितना आता है, hc ओमेगा बार आता है। ठीक है। ये क्या है, ये किसका मान है, ये एनर्जी गैप है। अब आप चाहो तो 1 और 2 के लिए निकालो, 2 और 3 के लिए निकालो, 3 और 4 के लिए निकालो, सबके लिए मान क्या आएगा, फिक्स मान आएगा। ठीक है। और ये फिक्स मान क्या है, hc ओमेगा बार। ये किसका एनर्जी गैप है, ये है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। क्लियर। ये पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब अब मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर लूँगी तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि अंतर क्या है दोनों के बीच में। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर पे आ जाते हैं। ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर क्या होगा, उसके लिए जो एनर्जी है, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज, उसका जो मान आता है वो आता है, देखो V + 1/2 hc ओमेगा बार, ये तो हार्मोनिक का पड़ा, माइनस V + 1/2 स्क्वायर hc ओमेगा बार xe, ये मान आता है एनर्जी का। आपको तो क्या करना है, ये तो आपको याद ही है, इसका स्क्वायर करेंगे और x लगा देंगे तो आपको फार्मूला याद हो गया। किसका एनर्जी फार्मूला है, ये ए हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी फार्मूला है। ए हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके लिए जब अपन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स देखते हैं तो कुछ इस तरह के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हमें प्राप्त होते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं क्या इसमें चेंजेस क्या दिख रहा है आपको, चेंजेस ये दिख रहा है कि धीरे 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 एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जबकि वहाँ पे नहीं था। ये आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर बढ़ती हैं वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है, एनर्जी लेवल है, उनकी एनर्जी कम होती जा रही हैं। ये इसके अंदर डिफरेंट है। कारण क्या है, अभी देखेंगे इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, और आप एक और चीज़ देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद ये स्टेबल हो रहा है, एक कांस्टेंट अवस्था आ रही है जिसे अपन कहते हैं एक्सई। ये एक्सई जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं ए हार्मोनिक फैक्टर। इसे क्या कहा जाता है, ए हार्मोनिक फैक्टर कहा जाता है। अब अपन एक काम करते हैं,
हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला तो आ गया। हम क्या करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसका एनर्जी डिफरेंस देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी एनर्जी देखते हैं एक एक के लिए। जैसे कि V = 0 है या ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ये क्या है, V = 0 ग्राउंड एनर्जी लेवल, V = 1, V = 2, V = 3, V = 4। इस तरह से कंटिन्यू जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं उनके हमें क्या देखने हैं, एनर्जीज देखनी है। तो हम क्या करेंगे, V की जगह मान लगाना है सिंपल सा। जैसे कि मैं एक काम कर रही हूँ, V = 0, इट्स मीन जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है, उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो मैं क्या करूँगी, V की जगह क्या लिखूँगी, 0 लिखूँगी। तो ये 0 ½ hc ओमेगा बार माइनस 0 ½ स्क्वायर hc ओमेगा बार xe। ठीक है, क्या मान आया यहाँ पे मान आया 1/2 hc ओमेगा बार माइनस ये क्या आया 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। ठीक है, hc ओमेगा बार xe। क्लियर। क्या मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे देखो ये मान कॉमन है, एक बार मैं इसको ही कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, hc ओमेगा बार 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/4 xc। तो ये 1/2 में से 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 hc ओमेगा बार xc। ये क्या आएगा, ये एनर्जी का मान है जब E V या V = 0 हाँ। अब बात करते हैं V = 1 पे। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल 1 वाला, उसकी बात करते हैं। तो V = 1 है तो हम मान क्या लगाएंगे, सब जगह 1 लिखेंगे, फिर एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो अगर इसको हम डायरेक्ट लिखें तो देखो V की जगह आएगा 1 + ½ कितना आएगा 3/2 hc ओमेगा बार, उसके बाद में वापस 1, तो ये 3/2 और 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का 9, 2 का 4, और ये क्या हो गया hc ओमेगा बार xe। क्लियर। अब क्या करना है, कॉमन ले लें इनको। देखो आगे जब एनर्जी डिफरेंस पढ़ेंगे तब एक तरह से ये भी फार्मूला आपका काम आएगा, एज इट इज़ हम इसको यूज़ करेंगे, और ये भी फार्मूला काम आता है। ठीक है, इन दोनों फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ मैंने कॉमन लिया हो, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया हुआ, क्योंकि जब एनर्जी गैप निकालेंगे तब थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका आ गया एनर्जी लेवल 1 के ऊपर। वापस आपको अगर कॉमन लेना है तो अपन कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा hc ओमेगा बार कॉमन, उसके बाद में 3/2 और 9/4 हो गया, और उसके बाद में ये क्या है xe। और xe क्या है, इसे हम कहते हैं ए हार्मोनिक फैक्टर कहा जाता है, याद रखना है। अब ये hc ओमेगा बार, ये क्या है, इधर 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और ये कितने हो गए 2 और 3 6 और ये 9, तो कितना है 6 में से 9 गए 3/2। तो ये इसका आंसर आएगा 3/4 hc ओमेगा बार xe। ठीक है, ये सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर इनकी एनर्जी है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालते हैं। वैसे मैंने आपको 2 लेके बताई है, हम बहुत सबकी एनर्जी गैप या एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक ही काम करना है, 1-2 एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी निकाल के फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला एनर्जी। अब हमें ये देखना है कि एनर्जी गैप क्या रहेगा, इसके अंदर जो संक्रमण होगा तो संक्रमण की स्थिति क्या रहेगी, संक्रमण का सिलेक्शन रूल क्या रहेगा। तो अगर बात करूं मैं इसके अंदर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर सिलेक्शन रूल देखा जाए तो पहले बात करो हार्मोनिक की। हार्मोनिक के अंदर हमने क्या देखा था, सिलेक्शन रूल क्या था, +-1, इट्स मीन वो 0 से 1 में जाएगा या 1 से 2 में जाएगा या 2 से 3 में जाएगा। इस तरह के संक्रमण होंगे तो अलाउड होंगे। अगर वो 0 से सीधा 2 में चला गया, ठीक है, 2 से सीधा 4 में चला गया, तो इस प्रकार के संक्रमण अलाउड नहीं होंगे। लेकिन ए हार्मोनिक के अंदर क्या होगा, तो ए हार्मोनिक के अंदर अगर हम बात करें ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन रूल आता है ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो आपको याद रखना है। क्या होगा देखो, +-1, +-2, +-3। कैसे, इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। देखो +-1 मतलब +-1 ही चेंज होगा, तो वो 0 से 1 में जा सकता है, तो कितना चेंज होगा, +1 ही चेंज हुआ। ठीक है, वो 1 से 2 में जा सकता है तो भी इतना ही चेंज हुआ। ठीक है, 2 से 3 में जा सकता है तो भी +1 चेंज हुआ। उसके बाद में वो 0 से 2 के अंदर भी जा सकता है तो +2 चेंज हुआ। वो 0 से 3 के अंदर भी जा सकता है तो
3 चेंज हुआ। तो इस प्रकार का सिलेक्शन, इस प्रकार का संक्रमण होता है तो ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलाउड माना जाता है। अगर ये हार्मोनिक होता तो ये प्रतिबंधित हो जाता, ठीक है, प्रोहिबिटेड हो जाता। लेकिन यहाँ पे ए हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही याद रखना है केवल इसके अंदर इतने चेंजेस अलाउड होंगे, +-1, +-2 और +-3, ठीक है। 3 प्रकार के संक्रमण होंगे। देखो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 0 से कहाँ जाता है, 1 के अंदर जाता है, 1 से कहाँ जाता है, 2 के अंदर, 2 से कहाँ जाता है, 3 के अंदर, ठीक है। तो कितना चेंजेस हो रहा है, चेंज हो रहा है केवल +-1, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन अगर देखो, ये पहली कंडीशन, अब देखो 0 से जा रहा है 2 के अंदर, 0 से जा रहा है 3 के अंदर, क्लियर, डायरेक्ट जा रहा है। देखो चेंज क्या है, ग्राउंड से 1 में जा रहा है, ग्राउंड से सीधा 2 में और ग्राउंड से सीधा 3 के अंदर। तो जब ग्राउंड लेवल से सीधा 1 लेवल के अंदर जाता है तो कहते हैं उसे हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और बैंड बनते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल बैंड्स कहा जाता है, ठीक है। जब 0 से 2 में जाता है, 0 से 3 के अंदर जाता है, ग्राउंड लेवल से जा रहा है सीधा जंप करके 2 में, जंप करके सीधा 3 में, इसे कहते हैं ओवरटोन। क्या कहा जाता है, ओवरटोन। ये पहला ओवरटोन और ये दूसरा ओवरटोन, क्लियर। अब जब जा रहा है ये चेंजेस क्या है, ये हाई एनर्जी लेवल से ही हाई में जा रहा है। बाकी 2 तो कहाँ जा रहे थे, ग्राउंड से जा रहे थे। ग्राउंड से पहला वाइब्रेशनल लेवल फंडामेंटल, ग्राउंड से दूसरे पे सीधा दूसरे पे चला गया ओवरटोन 1, ग्राउंड से सीधा तीसरे में जंप मारा ओवरटोन नंबर 2, ठीक है, इन्हें ओवरटोन्स कहा जाता है। लेकिन हायर एनर्जी लेवल से ही हायर में जा रहा है, उसे हम कहते हैं हॉट बैंड्स। क्या कहते हैं, हॉट बैंड्स। तो ये प्राप्त होते हैं इधर हॉट बैंड। हॉट बैंड का मतलब ये नहीं है कि गर्म बैंड, इसका मतलब ये नहीं है। हॉट बैंड का सेंस ये है कि जो वाइब्रेशन होगा, जो संक्रमण होगा, वो हायर एनर्जी लेवल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है हॉट बैंड। अब आप पूछोगे कि इतने सारे बैंड है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन होता है, ये बताओ। तो इंटेंसिटी आपको याद रखनी है कि जो फंडामेंटल बैंड्स होते हैं उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहले कहाँ होंगे, ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर ही होंगे, ठीक है। हम सब पहले कहाँ बैठे, हम सब नीचे बैठे हैं, उसके बाद एक एक करके एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले जो नीचे पड़े हैं मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो सबसे पहले ट्रांजिशन के अंदर जाना चाहेंगे, हाईएस्ट मात्रा में जाना चाहेंगे। उसके बाद में 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे। तो जब संक्रमण ट्रांजिशन ग्राउंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, और हमने पॉपुलेशन पढ़ी थी रोटेशनल के अंदर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, आपको याद आ रहा होगा NJ = NJ/N0, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसके समानुपाती होता था, पॉपुलेशन के। और पॉपुलेशन किसके समानुपाती होता था, इंटेंसिटी या तीव्रता के। तो फंडामेंटल बैंड्स जो प्राप्त होते हैं उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में देखो ये हॉट बैंड्स और ओवरटोन्स प्राप्त होते हैं। अगर ये हॉट बैंड ओवरटोन हार्मोनिक के अंदर होते हैं तो हम इसे कहते हैं नॉट अलाउड, मतलब प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन इसके अंदर अलाउड होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे हॉट बैंड। और अगर सीधा 0 से 2, 0 से सीधा 3, 0 से सीधा 4, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरटोन 1 और 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 0 से 4 तो क्या होगा, 0 से 4 क्या होगा, 0 से 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, +-1 चेंज अलाउड, 2 अलाउड और 3 तक अलाउड, 4 तक अलाउड नहीं है। तो ये 4 जैसे ही आएगा क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि 1 से 4 क्या हो गया, +-4 चेंज नॉट अलाउड, तो ये प्रतिबंधित हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। अलाउड कितने होंगे, केवल +-1 तक। ये +-1 आपको समझ में आ गया क्या, मतलब क्या है कि डिफरेंस कितना है, 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, ये चेंजेस इसके अंदर। तो ये अलाउड होंगे और बाकी अलाउड नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये 3 प्रकार के बैंड याद रखना, फंडामेंटल, हॉट बैंड्स और ओवरटोन्स किसको कहा जाता है, क्लियर। अब देखते हैं, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। आप ये नोट करे होंगे कब से कि मैंने ये जो बनाया है एनर्जी प्रोफाइल्स, उसके अंदर अगर हार्मोनिक को लेती तो मैं इस तरह से बनाती सीधा, और ये एनर्जी गैप बिल्कुल इक्वली स्पेस लिखती, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ये टेढ़ा कर दिया यहाँ से। क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो आपको देखना है। क्या कारण है वो देखते हैं।
अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो मैंने कहा हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल ऑसिलेट कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें एक निर्वात की कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन चल रही है, वो रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे वो ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। हार्मोनिक की बात कर रही। अब ये क्या करेगा, धीरे 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 स्टॉप हो गया। ठीक है, ये किसकी बात की मैंने, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की। अगर इसी तरह से एक और आपको चीज़ बताऊं, जैसे कि मान लो ये ऐसे हैं, ये क्या है, ये एक डाई एटॉमिक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है, कैसे, ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, मॉलिक्यूल वहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, लो एनर्जी लेवल तक तो ठीक है, लो एनर्जी लेवल तक तो ठीक है। जैसे जैसे हाई एनर्जी लेवल आएगा, जैसे जैसे इसको हाई एनर्जी दी जाएगी, क्या करेगा, हाई एनर्जी देने पर ये ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। जैसे ही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तनाव आएगा, और जैसे ही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तनाव आएगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे बॉन्ड कमज़ोर हो गया और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और मॉलिक्यूल जो है वो एटम के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ये कंडीशन होती है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इस कंडीशन को कहते हैं। अब ये कैसे, आप इसको, मैं आपको ग्राफिकली इसको समझाती हूँ। जैसे कि देखो, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये एनर्जी है हमारे पास। जैसे मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को एनर्जी दी, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। हम जब भी तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली ये कोई केमिकल रिएक्शन याद कर लो, जब भी इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे तब ये टूटता कैसे, अपना आप थोड़ी टूटता है, या तो वाइब्रेशन हो गया, कुछ ना कुछ फिनोमिना होता है, तो ये वाइब्रेशन करेगा, और वाइब्रेशन करेगा, एक पॉइंट पर आके टूट जाएगा। इस तरह से देखो, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कंडीशन में इस तरह का फिनोमिना हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है, एक H और Cl है, मान लो, ठीक है, H और Cl है, इसके ये एनर्जी लेवल्स प्राप्त हो गए। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसको वाइब्रेट करते जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पर आएगा, हायर एनर्जी लेवल पर आने के बाद ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होंगे, वीक होने लग जाएंगे। अब देखो, कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो क्यों टूटेगा, किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए तो टूटेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे A है, इसके साथ में इसको रिएक्शन करनी है, ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या कहा, बॉन्ड वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे आके टूट गया, ये यहाँ पे आके टूट गया, ठीक है, ये हट गया, ये एक कंडीशन प्राप्त होगी। अब क्या करेगा, टूटेगा तो किसी के साथ तो बॉन्ड तो बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लग गया। एक प्रकार से यहाँ पे मुझे ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त हुई, कैसी अवस्था, संक्रमण अवस्था प्राप्त हुई। उसके बाद में क्या करेगा, संक्रमण अवस्था के बाद ये बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो अब क्या बन गया, एक नया डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। जब नया डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका खुद का भी तो कुछ वाइब्रेशन होगा, फिर वो अपना खुद का एक नया प्रोफाइल बनेगा, तो वापस एक नई हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होगी। अब ये नया मॉलिक्यूल बन गया, अब ये खुद वापस अपना एक नया वाइब्रेशन लेवल बनाएगा, खुद का एक नया एनर्जी प्रोफाइल बनाएगा, हार्मोनिक की तरह बिहेव करेगा, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो अहार्मोनिक की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से आपको जो वहाँ पे प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं उसको, हम आपको यहीं तक शो कर रहे थे, ठीक है, इसलिए आपको वो वैसा दिख रहा था। एक्चुअल में इस तरह से होगा, तो आपको पता चला कि यहाँ पे ये टूटा है, नया बॉन्ड बना है, नया किसके बीच में बना है, Cl और A के बीच में बना है। तब जाके वापस यहाँ पे क्या आएगा, वापस मैं इसको एनर्जी दूंगी, फिर टूटेगा, फिर एक नया एनर्जी प्रोफाइल बनेगा। इस तरह से क्रम चलता रहता है। क्लियर। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ इसके अंदर, यहाँ से देखो, ये मैं इसको यहाँ से काटूँ और यहाँ से काटूँ, ठीक है, तो ये बीच की एनर्जी आपको कैसे दिख रही है, क्लियर ऐसा दिख रहा है। और ये आपने कहाँ देखा हुआ है, फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपने पढ़ा होगा, संक्रमण अवस्था, इंटरमीडिएट, केमिकल रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल बनता है, ठीक है, बस वही है यहाँ पे, ये उसी की बात कर रहे थे हम। ये यहीं पे क्या होती है, संक्रमण अवस्था ही होती है। जैसे ये A और B होता है, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, A B तक जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल होता है, फिर इसकी रिएक्शन मान लो जैसे कि ये A और B है, ठीक है, C के साथ में इसको रिएक्शन करनी थी, तो ये C यहाँ पे पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, फिर ये वाइब्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो टूटेगा, तो जैसे ही टूटेगा ये पार्ट आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके साथ में रिएक्शन करेगा और B और C बनाएगा, B और C का वापस खुद का नया एनर्जी प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो ये कारण समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्यों टूटता है, इसका ये कारण है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, हायर वाइब्रेशनल लेवल पे जाएगा, बॉन्ड टूटेगा,
बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में वापस उसकी नई हिस्ट्री क्रिएट होगी, मतलब नया बॉन्ड वापस बनेगा और रिएक्शन कंटिन्यू होती जाएगी। तो ये इसका कारण होता है। अब इस चीज़ को किसने समझाया था? इस चीज़ को समझाया था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बॉर्न नामक वैज्ञानिक है। उसने इस पर क्या किया, एक प्रायोगिक अध्ययन किया, प्रैक्टिकल स्टडी की, और उसके बाद में इसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से ये टूटता क्यों है, या जो ये एनर्जी प्रोफाइल है, जो पैराबोला है, वो आगे जाके कर्व क्यों हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसने बॉर्न नामक वैज्ञानिक ने उसको समझाया था। और इससे रिलेटेड जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है, XE, जिसे हम कहते हैं ए हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। तो ये किसके बारे में है, ये बड़ा हमने ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एनर्जी जो है उसका एनर्जी गैप कितना होता है। जनरली मैंने बताया कि क्या होता है इसके अंदर, अगर हार्मोनिक की कंडीशन है तो इक्वली स्पेस प्राप्त होते हैं, लेकिन ए हार्मोनिक कंडीशन होने पर, ए हार्मोनिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, बिल्कुल एनर्जी गैप धीरे 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 कम होते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाता है, एनर्जी गैप बिल्कुल क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गए। तो क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है वो भी एक्चुअल में कम हो जाता है। आपको इतनी ऐसे समझ में नहीं आया तो आप सिंपल से समझो ना, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में आपको समझना है। अब देखते हैं इनका एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। एनर्जी डिफरेंस के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक की एनर्जी हमने देखी है, हम उन दो एनर्जियों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे।